बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो क्लास नाइन्थ का आपका इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, इसी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि कल यानी कि 27 सितंबर को आप सभी का जो इंग्लिश का मिड टर्म का एग्जाम है बच्चों, ये होने वाला है। ठीक है, तो इसी की तैयारी के लिए आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो सके, इवन इतनी अच्छी कि आप 80 आउट ऑफ बहुत अच्छे मार्क्स ला सको। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सैंपल पेपर है विद सॉल्यूशन, इसी का डिस्कशन कर रहे थे। तो ये वीडियो इसी के पार्ट 2 की रहने वाली है। और पता है बच्चों, ये पार्ट 2 की वीडियो जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा पता है मैं क्यों कह रहा हूं? देखो, पेपर में 3 सेक्शन जो होते हैं, इसमें से सेक्शन ए और सेक्शन बी ये हम समझ चुके हैं। ये जो हमारा पार्ट 2 का वीडियो है, इसके अंदर हम समझेंगे बच्चों सेक्शन नंबर सी यानी कि लिटरेचर 40 मार्क्स का। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं, ये ऐसे क्वेश्चन है बच्चों जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जिसके माध्यम से हमने पेपर को तैयार किया है पिछले 10 साल के ऑलमोस्ट मोर देन 10 ईयर पीवाईक्यू से। ठीक है, तो यहां से आपके मिड टर्म के एग्जाम में क्वेश्चन के रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल एंड तक, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना। आपके लिए एग्जाम की प्रिपरेशन, आपकी जो प्रैक्टिस है बहुत अच्छी करवा दूंगा। ठीक है, तो चलो बच्चों वीडियो को शुरुआत करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को आपके 9th क्लास के इंग्लिश के मिड टर्म के एग्जाम के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, और हाँ प्यारे बच्चों, जिसने भी पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना बच्चों। आपका केवल एक लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है, तो लाइक जरूर करें। अपने सभी दोस्तों में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी तैयारी कर सके, है ना, उसकी भी हेल्प हो जाएगी। और साथ ही कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, बाकी आप मुझे चाहो तो इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं पेपर 5 के पार्ट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन को। आर यू रेडी? तैयार हो एकदम फुल एनर्जी के साथ में पेपर को समझने के लिए? तो चलिए शुरू करेंगे। चलिए अब शुरुआत करेंगे बच्चों हम यहां से आज के अपने इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर सी लिटरेचर की, जो कि आएगा 40 मार्क्स का। ठीक है, तो आओ बच्चों शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। देखो, सेक्शन सी की जो शुरुआत है वो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 से होगी, जिसमें कहा गया है कि अटेम्प्ट एनीवन फ्रॉम ए एंड बी। अब ये जो ए और बी है ना, ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट बिट्स हैं, जिसमें सबसे पहला ए जो है ये आपकी बिहाइव के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से किसी से लिया जाएगा। ठीक है, और उससे संबंधित एमसीक्यू और 1 मार्क्स के 1-2 क्वेश्चन होंगे। फिर सेकंड वाला जो इसका रहेगा बी वाला, यानी कि आपको ए या बी में से कोई भी करना है, ये आपके जो मूवमेंट्स की किताब है इसके चैप्टर से लिया जाएगा। ओके, तो आओ इसे हम पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से समझ के इसके आंसर को करेंगे। ठीक है, तो इस टेबल में जो लाइनें दी हैं पहले उसे समझते हैं। देखो क्या लिखा है। टू दी लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। छोटी लड़की के लिए उसके पापा एक ऐसे व्यक्ति थे जिससे वो डरती थी और उससे बचती रहती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। हर सुबह काम पर जाने से पहले उसके पापा जो आते थे उसके कमरे में आते थे और एक प्यारा सा किस फोरहेड के पे करके चले जाते थे। टू विच सी रिस्पॉन्ड विद गुड बाय पापा, जिसकी रिस्पॉन्ड में क्या कहते थे? पापा बाय बाय, इस प्रकार से। ठीक है, अब ये जो आपकी कहानी है द लिटिल गर्ल, इसके जो राइटर हैं ये कौन है बच्चों? तो हु इज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी? बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे कमेंट में मांगता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप सभी बच्चे कमेंट में बताओ कि आपकी जो स्टोरी है द लिटिल गर्ल, इसके जो राइटर है वो कौन से हैं। जो बच्चा सबसे पहले आंसर करेगा उस बच्चे के कमेंट को मैं पिन करूंगा फटाफट से और हार्ट भी दूंगा। देखते हैं कौन बच्चा आंसर करता है। ओके, और आपको भी राइट आंसर जानना है, अगर नहीं पता है कौन लेखक है तो कमेंट चेक कर लेना। ओके, तो कौन है ऑथर इसके, फटाफट से बताओ। चलिए, क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है कि व्हाट इज दिस स्टोरी अबाउट? तो ये जो स्टोरी है द लिटिल गर्ल, ये किस पर बेस्ड है बच्चों? ये बेस्ड है अ लिटिल गर्ल एंड हर फीलिंग्स फॉर हर फादर। एक छोटी सी बच्ची जिसके अपने पिता के प्रति कई प्रकार की भावनाएं हैं, इस पर आधारित है। ठीक है, चलिए
अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3, होम डिड दी लिटिल गर्ल फियर एंड अवॉइड। तो बेसिकली छोटी लड़की किससे डरती थी और किससे बचती रहती थी? तो वो अपने पप्पा जी से डरती थी और उन्हीं से बचती थी। ठीक है। व्हाट डिड केजियास फादर डू बिफोर गोइंग टू ऑफिस। तो ऑफिस जाने से पहले केजिया के पापा क्या करते? वो केजिया के फोरहेड पे एक किस करके ऑफिस जाते थे, कैजुअल किस करके। एंड फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डिड केजियास एफर्ट टू प्लीज हर फादर रिजल्ट इन डिस्प्लेसिंग हिम। यानी कि केजिया के द्वारा अपने पिता को प्रसन्न करने के जो प्रयास किए गए, उसने उसके पापा को और ज्यादा नाराज कर दिया। कैसे? केजिया प्लान टू प्रिपेयर अ बर्थडे गिफ्ट फॉर हर फादर। उसने सोचा कि पापा, उसकी दादी ने बताया था बेसिकली, ठीक है। केजिया की जो दादी थी उसने बोला था कि तुम्हारे पापा का ना बर्थडे आ रहा है, तो तुम्हें एक काम करना कि जो पिन कुशन है वो बना लेना, उसका एक पार्ट बना लेना, तो तुम्हारे पापा खुश हो जाएंगे। तो वो ना एक प्लान कर रही थी बर्थडे गिफ्ट अपने पापा के लिए। शी टोल्ड सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर मेकिंग अ क्वेश्चन एज ए गिफ्ट। अब उसको पता तो था नहीं कि ये पेपर कितने इंपॉर्टेंट है कितने नहीं, तो उसने वो पेपर थे, डॉक्यूमेंट्स थे, वो फाड़ दिए और उससे कुछ पिन क्वेश्चन बनाने लगी। एज ए रिजल्ट ऑफ विच हर फादर बिकेम डिस्प्लेस्ड। और जब उसके पापा ने देखा कि इसने क्वेश्चन बनाने के लिए मेरे इंपॉर्टेंट जो भाषण के डॉक्यूमेंट थे उसको फाड़ दिया, तो इससे पापा बहुत ज्यादा नाराज हुए। तो जो इसका एफर्ट था केजिया का पापा को प्रसन्न करने का, वो पापा के क्रोध में बदल गया। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हो गया। ओके। तो बी वाला आपको समझ, मतलब ए वाला समझ में आ गया ना। अब इसी के सेकंड वाले की बात कर लेते बच्चों, बिहाई वाले की। अब बिहाई वाला ये जो है ना आपके उससे लिया गया द एडवेंचर ऑफ टोटो। तो क्या लिखा हुआ है बच्चों? इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लोथ्स, सर्टेन एज वॉल पेपर। दादाजी को भी ये बात समझ में आ गई थी कि हम इतने अमीर तो है नहीं जो बर्तनों के टूटने के, कपड़े पर्दों के फटने के, दीवार के कागजों पे बार बार जो निशान पड़ते हैं उनसे हम अब ये सहन नहीं कर सकते। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर। ग्रैंडफादर ने एक तांगा चालक को लिया एंड सोल्ड टोटो बैक टू होम हिम फॉर ओनली 3 रुपीज। और टोटो को वापस भेज दिया फिर से 3 रुपए में। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेंगे? क्वेश्चन ये बच्चों, द ग्रैंडफादर रियलाइज दैट। तो दादाजी को क्या एहसास हुआ? दादाजी को भी ये एहसास हो गया द टोटो कुड नॉट बी कीप्ड फॉर लॉन्ग। टोटो को हम ज्यादा दिन तक अपने पास नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शरारती था। सेकंड क्वेश्चन, दे वुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस एज दे वर। तो वो किन प्रकार के जो लॉस थे क्या नाम है, बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते थे? क्योंकि वो वेल्थी, यानी कि वेल्थी का मतलब हो गया ज्यादा पैसे वाले, यानी कि अमीर। तो वो अमीर नहीं थे, इसीलिए वो नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है कि एट दी व्हाट प्राइस डिड ग्रैंडफादर सेल टोटो बैक इट्स टू प्रीवियस ओनर। तो कितने में? 3 रुपए में ही बेच दिया उसने। ठीक है। एंड द लास्ट मतलब एमसीक्यू वाला, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट डिड टोटो डू मोस्ट ऑफ द टाइम। ज्यादातर टाइम टोटो क्या करता था लेखक के अनुसार? तो टोटो टीयर थिंग्स इनटू पीसेस। वो किसी भी चीज को फाड़ देता था विभिन्न शेप्स में। ठीक है। उसके बाद पांचवा, व्हाई डज द ऑथर से टोटो वाज नॉट शॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। तो टोटो ने ऐसा क्यों कहा कि, मतलब लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि टोटो को हम एक पालतू जानवर की तरह नहीं रख सकते हैं लंबे समय तक। ठीक है। तो क्यों कहा? क्योंकि टोटो वाज वेरी नॉटी क्रिएचर। वो बहुत ही शरारती क्रिएचर है। ही फ्रिक्वेंटली मेड लॉस ऑफ डिशेस। वो जब बहुत ही जल्दी से बर्तनों को इधर उधर फेंक देता है, कपड़े पर्दे वगैरह को फाड़ देता है। ही वॉज नॉट फ्रेंडली विद एनी अदर क्रिएचर। और वो दूसरे प्राणी जो थे, प्राइवेट जो था ना दादाजी का, उसमें और भी क्रिएचर थे, तो उनके साथ में वो फ्रेंडली नहीं था, इसलिए भी। ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन 8 के ये वाले आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। टाइम कम है ना, इसीलिए हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन टू क्वेश्चन बात करेंगे। तो क्वेश्चन 9 क्या कहता है कि अटेम्प्ट एनीवन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यानी ए एंड बी 5 मार्क्स। तो ये इसमें ए और बी जो दोनों है ना, ये दोनों ही आपकी पोएम्स से लिए जाएंगे। जो 4 पोएम आ रही है ना आपकी, उससे लिए जाएंगे। इसमें से कोई भी आपको एक करना है। तो ए वाला जो एब्स्ट्रैक्ट है, ये क्या दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखो। इसमें कहा गया है देन टुक द अदर जस्ट एज ए फेयर। वो दूसरे को भी ले लिया उतना ही निष्पक्ष। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। और शायद ये बेहतर ही क्लेम था।
बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर, क्योंकि दूसरा जो रोड था वो बहुत ही घास से भरा हुआ था, ठीक है, लेकिन वो खराब हो गया था। तो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, ठीक है, हालांकि जहां तक उसे गुजरने की बात है, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, उसने वास्तव में एक ही चीज पहनी हुई थी इस प्रकार से, ठीक है, घास की। तो ये आपका जो पोयम है, क्या नाम है उसका, द रोड नॉट टेकन, इससे लिया गया। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों कि हाउ वाज द अदर रोड प्रोजेक्टेड टू बी इन द गिवन लाइंस। तो जब लेखक जो है वो उस जंगल से इस मोड़ पे पहुंच जाता है कि उसको इस पहले और दूसरे रास्ते में से कोई एक रास्ता आप चूज करना है, तो वो देखता है जो दूसरा रास्ता है, ठीक है, उस पर बहुत ही घास है, ठीक है, यानी कि हरा भरा था, वहाँ पे कम चहल पहल थी और वो दिखने में थोड़ा फेयर लग रहा था, यानी कि अच्छा लग रहा था, चमक रहा था जैसे। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट हैज बीन टर्म्ड एज ए फेयर इन द गिवन स्टेंजा। तो फेयर के रूप में स्टेंजा में किसको बताया गया है, जो रोड्स हैं इनको बताया गया है। एंड देन राइट ए सिमिलर वर्ड ऑफ प्रोबेबली फ्रॉम द गिवन स्टेंजा। तो प्रोबेबली जो वर्ड है, इसका जो दूसरा वर्ड है स्टेंजा में, वो क्या हो सकता है। तो प्रोबेबली का मतलब हम क्या बोलते हैं, संभवता। अब संभवता को हम क्या बोल सकते हैं, परहैप्स, ठीक है। प्रोबेबली का मतलब हो गया संभवता, है ना, और परहैप्स का मतलब हो गया शायद। तो शायद संभवता एक ही वर्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब एक वर्ड है क्लेम। क्लेम का जो हमारा इसका उल्टा शब्द है वो क्या होगा, इसका उल्टा शब्द होगा डिस्क्लेम। क्लेम का मतलब होता है ये हमारी चीज है कि हम क्लेम कर रहे हैं, डिस्क्लेम का मतलब ये हमारी चीज है ही नहीं, है ना। अब नेम द पोएट गिवन स्टेंजा। तो इस पोएट के क्या नाम है, जो द रोड नॉट टेकन, इसके पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, तो ये वाली आपकी पोएम हो गई। अब इसके बी वाले पोएम की बात करते हैं, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बी वाले पोएम की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। देखिए क्या कहा गया बच्चों, विल अराइज एंड गो नाउ, उठेंगे और चलेंगे अब, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, हमेशा दिन और रात। आई हियर द लेक वाटर लेपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, मैं झील के पानी को किनारे पर धीमी आवाज के साथ टकराते हुए सुनता हूँ। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेमेंट्स ग्रे, जब मैं सड़क या उस फुटपाथ पे खड़ा था, आई हियर इट द डीप हार्ट स्कोर, मैं इसे अपने हृदय की गहराई से भी सुन सकता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज पोएट हियर। तो पोएट ने क्या सुना, पोएट ने झील की आवाज, अब झील में है पानी, तो यानी कि वाटर साउंड को सुना उसने, ठीक है। उसके बाद वेयर डज पोएट वांट टू गो। तो पोएट कहाँ जाना चाहता था, पोएट लेक स्ले ऑफ इंस्फ्री, कहाँ जाना चाहता था, जो इंस्फ्री झील द्वीप है वहां पे जाना चाहता था। एंड अगला, व्हाट डज द पोएट विश टू दी इंस्फ्री। तो वो इंस्फ्री पे जाके क्या करना चाहता था, वो टू लाइव इन द लेप ऑफ नेचर, वो प्रकृति की गोद में रह के आनंद प्राप्त करना चाहता था। एंड अवे फ्रॉम द हब ऑफ द सिटी, वो इस शहर के शोरगुल, इस कोलाहल से दूर वहां पे शांति चाहता था इंस्फ्री पे। दैट मीन्स बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द स्टैंजा सजेस्ट अबाउट द पोएट। तो पोएट के बारे में स्टैंजा क्या बताता है, तो पोएट के बारे में स्टैंजा बताता है लव ऑफ नेचर, प्रकृति का उसका प्यार। एंड हु इज द पोएट ऑफ द पोएम। तो ये आपकी जो पोएम है, ठीक है, इसके जो लेखक है वो कौन है, वो है W.B. येट्स, ठीक है। तो आपका ये 5वां वाला हो गया। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसके मैंने आपको ये सारी चीजें समझा दी। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम शुरुआत करते हैं आज के इस अगले और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 की। 10th क्वेश्चन क्या कहते हैं बच्चों कि आंसर एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 5 गिवन इन 40 to 50 वर्ड्स। 3 नंबर के 5 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 4 के आंसर करने हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपकी जो बिहाई वाली बुक है इसकी पोयम से लिए जाएंगे, ठीक है, और आपके जो चैप्टर्स है इन दोनों से लिए जाएंगे। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। एक तो इसमें टॉमी और मार्गी जो है वो दोनों ही स्कूल्स को अच्छा नहीं मानते हैं। तो टॉमी जो है वो पुराने टाइम के स्कूल का वर्णन कैसे करता है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए बच्चों कैसे बोलेंगे, ये रहा हमारा एक आंसर, टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट existed 100 of years ago।
यानी कि टॉमी ने जिन स्कूलों के बारे में बताया वो सैकड़ों साल पहले की बात है। कैसे? इट हैड अ स्पेशल बिल्डिंग वेयर ऑल चिल्ड्रन गैदर्ड टुगेदर एंड स्टडीड टुगेदर। टॉमी कहता है कि सैकड़ों साल पहले जो स्कूल होते थे वहां पे सभी बच्चे इकट्ठा होते थे एक साथ, और एक ही साथ पढ़ते थे, एक ही साथ खेलते थे। 100 ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीड एंड प्लेड टुगेदर, एक साथ खेलते, एक साथ पढ़ते। दे शाउटेड एंड लाफ्ड टुगेदर इन दी ओपन यार्ड। वो स्कूल के ओपन यार्ड में तेजी से चिल्लाते हुए एकदम खुशी से झूमते थे। दे हैड अ मेल टीचर इंस्टेड ऑफ ए रेगुलर फीमेल टीचर। ठीक है, तो टॉमी कहता है कि उनके पास एक नियमित महिला शिक्षक के बजाय एक पुरुष शिक्षक होता था। ठीक है, द टीचर वुड गिव हिम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। वो उन्हें होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चन भी पूछते थे। स्टूडेंट्स ऑफ द सेम एज ग्रुप वर टॉट द सम सब्जेक्ट, और उन्हीं के जैसे जो सेम ग्रुप के बच्चे होते थे उनको और भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। ठीक है, तो ये था। अब इसी में जो मार्गी है, ठीक है, मार्गी स्कूल के बारे में क्या कहती है? तो वो पुराने स्कूल के बारे में कहती है कि पुराने टाइम के जो स्कूल थे वो इतने बढ़िया थे, बहुत ही वहाँ पे फन वगैरह होता था, कुछ ऐसी चीजें उसने बताई थी। ठीक है, बुक्स वगैरह वो जब पढ़ती है उसके बारे में। अभी आपको बताऊंगा इसका क्वेश्चन, टेंशन मत लो। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाई डज वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज ए वर्ल्ड सिटीजन। तो आज हम आइंस्टीन जी को एक वर्ल्ड सिटीजन, विश्व नागरिक के रूप में क्यों याद करते हैं? तो इसके पीछे कई रीजन है। कैसे? आइंस्टीन वाज इंडीड कंसर्न्ड अबाउट द अनक्लियर डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आइंस्टीन वास्तव में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हो रहे जो परमाणु विकास है इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा चिंतित थे। ठीक है, न्यूक्लियर जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे इसकी वजह से चिंतित थे। देन ही टॉक्स प्रोवाइड फुटिल, और फिर उनकी जब बातें निरर्थक साबित हुई, देन ही हिमसेल्फ गॉट इन्वॉल्व इन दी पॉलिटिक्स, एंड जब उन्हें लगा कि उनकी बातें जो है किसी के काम नहीं आ रही हैं तो वो पॉलिटिक्स में आए एंड स्टार्टेड कंपेनिंग फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। उन्होंने शांति और लोकतंत्र के लिए कंपेन करने शुरू कर दिए। फॉर दिस सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन द वर्ल्ड रिमेंबर्स हिम एज ए वर्ल्ड सिटीजन। इसीलिए आज उसे पूरे विश्व में विश्व नागरिक के रूप में आइंस्टीन को जाना जाता है। बाकी साइंस के हिसाब से भी आप इसका आंसर लिख सकते हो, आइंस्टीन को क्यों जानते हैं वर्ल्ड सिटीजन के नाम से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सी, व्हाई डिड कॉन्ट्री स्पेक्टर टू डू हेल्प मार्गी। व्हाई नहीं व्हाट है, यानी कि जो कॉन्ट्री स्पेक्टर थे इन्होंने मार्गी की हेल्प किस तरह से की थी ये हमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है बच्चों, द कॉन्ट्री स्पेक्टर स्लोड द मैकेनिकल टीचर्स ज्योग्राफी एरिया द एवरेज 10 ईयर लेवल। यानी कि कॉन्ट्री स्पेक्टर ने मैकेनिकल टीचर के भूगोल क्षेत्र को 10 साल के स्तर पर थोड़ा स्लो करवाया। ठीक है, ही ऑल्सो मिस्टर जोन्स दैट मार्गीज ओवरऑल प्रोग्रेस पैटर्न वाज सेटिस्फैक्टरी। ठीक है, और उन्होंने क्या नाम है, जो श्रीमती जोन्स थी उनको ये भी बताया कि मार्गी की जो क्या नाम है स्थिति है उसको समझते हुए उसे पढ़ाइए। और साथ ही उन्होंने जो है ना कॉन्ट्री स्पेक्टर ने एक अच्छी सी स्माइल दी थी उसे, और एक छोटा सा ना सेब भी दिया था उसे, हमने देखा था कहानी में जब पढ़ी थी, है ना। तो इस प्रकार से उसकी सहायता की थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा डी वाला कि व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन इज कॉज्ड बाय द वायलेट वाइंड, राइट और आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम वाइंड। यानी कि जो तेजी से हवा थी उसके विनाश का क्या मतलब है, इसको आपको दर्शाना है अपनी कविता के माध्यम से। तो आइए देखते हैं बच्चों। When the wind blows violently, यानी कि जब हवा तेज चलती है, it destroys everything, तब वो सब खत्म कर देते हैं। जैसे कई बार आंधी तूफान आता है ना, तो आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा धूल आंधी आती है, बहुत ज्यादा लोग परेशान हो जाते हैं, पेड़ की और जो टहनियां होती है वो टूट जाती हैं, किसी के नल उखड़ जाते हैं, किसी के छप्पर उड़ जाते हैं गाँव में। ठीक है, शहरों में तार टूट जाते हैं। इस प्रकार से इट ब्रेक्स द शटर्स ऑफ विंडो, ये हमारी जो खिड़की होती हैं उनके शटर को तोड़ देती हैं। स्कैटर्स द पेपर्स हियर एंड देयर, पेपर को इधर बिखरा देती हैं। नॉक्स डाउन द बुक्स, बुक्स को बेसिकली इधर फेंक देती हैं। टीयर्स द पेजेस, पेजों को फाड़ देती हैं। ब्रिंग्स हैवी रेन विद इट, और अपने साथ एक बहुत घनघोर और भारी वर्षा लेके आते हैं। द स्ट्रॉन्ग वाइंड क्रश
destroys everything that come in its way। एक बहुत ही बड़ी खतरनाक जो हवा होती है वो अपने साथ आने वाली किसी भी चीज को खत्म कर देती है। इट ब्रेक्स वीक हाउसेस, वो जो कच्चे घर नहीं होते हैं, बारिश वगैरह ज्यादा होती तो उनको एकदम खत्म कर देती है, और झोपड़ी वगैरह जो होती है तो तूफान में उड़ा के ले जाती है, तो घरों को खत्म कर देती है। फ्रेगिल डोर्स एंड रोज, छत को और जो हमारे डोर्स होते हैं उनको तोड़ देती है। इट कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड लीव्स पीपल बिहाइंड विद द ब्रोकन हार्ट्स एंड ब्रोकन लिव्स। कविता में बताया गया है कि जब ये हवा बहुत तेज चलती है तो ये हमारी लाइफ को भी लॉस प्रदान करती है, ठीक है, हमारी प्रॉपर्टी और हमारे जो लोग हैं, हमारे उनके दिल हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाती है। थस अ स्ट्रॉन्ग वाइंड इज अ कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर ऑल द वीक पीपल। हर एक व्यक्ति के लिए ये जो खतरनाक हवाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक विनाश होती हैं और कुछ नहीं, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 10th के अगले क्वेश्चन की, और ये हमारा ई वाला है, ठीक है। देखिए क्या कहा गया है। डू यू थिंक इंसफ्री इज ओनली अ प्लेस और अ स्टेट ऑफ माइंड। आपको क्या लगता है कि इंसफ्री केवल कोई सोची हुई कल्पना है या फिर वाकई में वो कोई एक जगह है। डज द पोएट एक्चुअली मिस द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेज, यानी कि क्या कवि को वाकई में अपने बचपन के दिनों की याद आती है। तो आइए समझते इसके बारे में भी। देखो लिखेंगे, ऑल्थो इंसफ्री इज द प्लेस वेयर द पोएट स्पेंट हिज चाइल्डहुड डेज, इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स हिज स्टेट ऑफ माइंड। यानी कि इंसफ्री जो है वाकई में वो एक जगह है जहाँ पे कवि ने अपने बचपन के दिन बिताए थे, लेकिन ये उनकी मन की स्थिति को भी दर्शाता है। जगह तो है लेकिन साथ ही साथ उनकी मन की स्थिति को भी दर्शाता है। द डिजायर टू एस्केप टू इंसफ्री रिफ्लेक्ट्स द पोएट इमेजिनेशन ऑफ वांटिंग टू लाइव in a ideal peace that is free from the hustle and bustle his life। यानी कि इंसफ्री में कवि जो है वो ये बताता है, मतलब इंसफ्री के पास में कवि के जाने की चाहिए ये बताती है, एक आदर्श जगाती है उसके अंदर कि वो शहर के कोलाहल से दूर शांति चाहता था। यस, जी हाँ, इसीलिए द पोएट मिस हिज चाइल्डहुड डेज which were much more peaceful and screen that the place where stands now। अभी वो जिस जगह पे खड़ा था वहाँ पे, ठीक है, एक शहर में उस रोड के किनारे, तो वो बहुत ज़्यादा अपने चाइल्डहुड डेज को मिस कर रहा था, क्योंकि चाइल्डहुड में ही वो इंसफ्री नामक प्लेस पे जाके बैठता था और शांति मिलती थी उसे। दिस स्प्लैशिंग ऑफ द लेक वाटर ऑन द शोर एंड द ब्यूटी ऑफ इंसफ्री आर डीपली चेस्ड बाय द पोएट। यानी कि किनारे पर जब वो रोड के खड़ा होता है तो झील के पानी की छींटें और इंसफ्री की सुंदरता कवि के द्वारा यहाँ पे संजोई गई, बताई गई है, ठीक है। अब आपकी जो पोयम है द रोड नॉट टेकन, उसमें कुछ वर्ड हैं तो उसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वर्ड लिए हैं मैंने। डिस्कस व्हाट दीज फेरास मीन टू फ्रॉम यू द रोड नॉट टेकन, जैसे कि अ येलो वुड, यानी कि क्या बोलते हैं, एक पीली सी लकड़ी। इट वॉज ग्रेशी एंड वॉन्टेड वियर, यह घास से भरा और घिसाव चाहता है। एंड हाउ वॉज लीड्स ऑन द वे, रास्ता कैसे आगे बढ़ता है। ये तीनों ही वर्ड का मीनिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो आओ बच्चों तीनों वर्ड की मीनिंग को समझते हैं। देखिए सबसे पहले मीनिंग है अ येलो वुड, यानी कि एक पीली लकड़ी, या फिर कह सकते हो पीला जंगल कह सकते हो, ठीक है। तो जंगल ही है एक प्रकार से, ठीक है। अ येलो वुड, अ येलो फॉरेस्ट सिंबलाइज a rooting and decaying leaves that had turned yellow and filled the forest। पीला जंगल उन सड़ते हुए और पत्तों के गिरने का प्रतीक है जो पीले पड़ गए हैं और जंगल में भर चुके हैं। होता है ना कि जंगल में वो पीले पीले से पत्ते जो पतझड़ के मौसम में सब नीचे आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इट वॉज ग्रेशी एंड वॉन्टेड वियर, यह घास से भरा हुआ था एंड घिसा हुआ। दी फेरास डिस्क्राइब द रोड दैट इज फील्ड विद ग्रास, ये उस रोड को बताता है जो ग्रास से भरा हुआ था। द वॉर्न आउट पैथ फॉर हाईलाइटिंग द आइडिया दैट वाज इन नॉट यूज मच बाय ट्रेवलर्स, और घिसा हुआ रास्ता ये इस बात के विचार को उजागर करता है कि इसका उपयोग ज्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। हाउ वाज लीड्स ऑन द वे, रास्ता कैसे दूसरे रास्ते को लेके जाता है। दिस फेरा सिंबलाइज सर्टेन डिसीजंस टेकन बाय अ पर्सन इन लाइफ that may pave the way for several other decisions in the future।
ठीक है, और ये भविष्य में कुछ जो निर्णय लिए जाते हैं उसके मार्ग को दर्शाता है, क्योंकि जब दो रास्ते होते हैं तो भविष्य में क्या निर्णय लेना ये हमारे लिए चूज करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। तो क्वेश्चन 10th में वैसे तो 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैंने 6 क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको और भी क्वेश्चन मैं समझा सकूं। ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करने से पहले एक बात सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ, और जो लाइव में जुड़े वो बताओ कि क्या आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, जो मैंने अभी तक आपको बताया सारे समझ में आ रहे हैं। तो कमेंट में आप यस सर लिख के जरूर जाना। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 11, जो कि आपकी मूवमेंट्स की जो किताब है इससे लिया गया है। ठीक है, और ये 3 नंबर के 2 क्वेश्चन है। तो क्या है कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन इन 40 to 50 वर्ड्स। वैसे तो पेपर में आपके 3 ही आएंगे, लेकिन आपको मैं यहाँ पे 4 बताऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज द लोस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही वांटेड अर्लियर। दैट मीन्स कि जब बच्चा ना खो जाता है तो उस बच्चे की उन चीजों में रुचि चली जाती है जिससे वो पहले चाहता था। और ऐसा क्यों होता है बच्चों, ऐसा इसलिए होता है, देखो द लोस्ट चाइल्ड लोस्ट इंटरेस्ट इन द थिंग्स ही वांटेड बिफोर। जो बच्चा खोने से पहले जिन चीजों में इंटरेस्ट रखता था, अब जब खो चुका है तो उसका इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज ही वॉज नर्वस अबाउट बींग सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। क्योंकि अब वो डर चुका था अपने मम्मी पापा के बिछड़ने से। ही जस्ट वांटेड टू मीट देम, उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी कि वो अपने मम्मी पापा से मिल जाए। All the things that attracted him at the fair no longer tempted him and the only thing that mattered now was finding his parents. जब मेले में आता है तो उसे बहुत सारे टॉय स्वीट्स अच्छे लगते हैं, अट्रैक्ट होता है, लेकिन अब ये उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे, क्योंकि उसके लिए जो मायने रखता है वो था सिर्फ अपने मम्मी पापा को ढूंढना। ठीक है, ये चीजें थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Why does Deciple decide to stay in kingdom of fools? Is it a good idea? यानी कि जो शिष्य था गुरु का, वो मूर्खों के राज्य में रहने का उसने फैसला क्यों किया, और क्या कहानी के अनुसार ये सही बात है? तो देखो, The disciple was to live in the kingdom of fools because anything can be brought for a डुडू। यानी कि जो शिष्य था ये मूर्खों के राज्य में रहना चाहता था, क्योंकि वो कुछ भी एक डुड्डू के लिए, मतलब कुछ भी एक डुड्डू में खरीद सकता था। द डिसिपल जस्ट वांट्स गो एंड चीप फूड, वहां जाना चाहता था और सस्ता खाना चाहता था। द गुरु लीव्स बट द डिसिपल इज टेम्पटेड टू स्टे देयर। गुरु तो वहां से चले जाते हैं उस राज्य से, लेकिन जो उसका शिष्य वो रुक जाता है। द गुरु ऑल्सो वांट्स हिम अ सेइंग दैट, गुरु ने अपने शिष्य को इस बात को कहते हुए वार्न किया था, दे आर ऑल फूल्स एंड इट इज नॉट गुड आइडिया टू स्टे देयर। और उन्होंने कहा ये सब मूर्ख हैं, इसलिए तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, बिकॉज दे कैन डू एनीथिंग एट एनी टाइम, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, एंड द सिचुएशन विल नॉट ऑलवेज रिमेन द सेम। अभी जो सिचुएशन है वो हमेशा कभी सेम नहीं रह सकती, कभी कुछ भी बदल सकते हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गुरु उसको प्रवचन देके गए थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का, कि गिव ए करेक्ट स्केच ऑफ ग्रैंडफादर, राइट और आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एडवेंचर ऑफ टोटो। तो द एडवेंचर ऑफ टोटो के संबंध में जो ग्रैंडफादर से दादाजी, इनका आपको एक क्या बोलते हैं करेक्टर स्केच देना है। ठीक है, तो लिखेंगे बच्चों, द नरेटर्स ग्रैंडफादर वाज वेरी फाउंड ऑफ एनिमल्स। कथावाचक के दादा जानवरों के बहुत फॉन्ड नहीं, फॉन्ड है ये, फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन होना। ठीक है, तो नरेटर के ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा शौकीन थे जानवरों के। ही लव्ड एनिमल्स सो मच, वो एनिमल से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसीलिए ही बिल्ट अ प्राइवेट जू, इसीलिए उन्होंने अपना एक प्राइवेट जू जो था वो भी बनाया था। ही डिड नॉट माइंड स्पेंडिंग मनी टू बाय एनिमल्स एंड बर्ड्स, वो एनिमल्स और बर्ड के ऊपर पैसा खर्चने से बिल्कुल भी नहीं कतराते थे। इवन थ्रू हिज बिहेवियर कैरिड द रिस्क एंड एंगरिंग हिज वाइफ, उन्हें पता था कि इनका बिहेवियर और जानवरों को लाना उसकी वाइफ यानी दादी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो फिर भी लेके आते थे। ही हैड एन एडमायरिंग व्यू ऑफ एनिमल, जानवर के प्रति उनका एक बहुत ही अच्छा रवैया था। विच इज वाई ही वी लव्ड दैट टॉल्स इनहेंस द गुड लुक्स ऑफ फॉर एनी पर्सन, इसीलिए वो सभी के प्यारे थे और उनका जो लुक था वो भी अच्छा था, है ना, ये चीजें हैं। ओके, चलिए अब इसी के आखिरी वाले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों।
महेंद्र कॉल्स घोस्ट और स्पिरिट अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। तो जब वो ईश्वरान महेंद्र को बताता है कि यहाँ पे एक भूतनी है, ठीक है, फीमेल है, जो कि फुल मून नाइट को ही ज़्यादातर दिखाई देती है, लोगों को परेशान करती है, जिसके हाथ में एक बच्चा होता है, ठीक है, भ्रूण टाइप में। तो महेंद्र कहता है ना 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 ना, ये तो तुम्हारी इमेजिनेशन है, हर इमेजिनेशन की तरह। तो ये तो बताया उसने, ठीक है, इनकार कर दिया महेंद्र ने। तो उसके साथ उस फुल मून नाइट को क्या होता है? अब इस क्वेश्चन को ना देखो बहुत ही इजी वे में समझना। ऑन फुल मून नाइट महेंद्र हियर्ड अ मॉन क्लोज टू हिज विंडो। उस चांदनी रात में क्या हुआ? महेंद्र अपनी खिड़की से करहाने की आवाज सुनता है। आफ्टर सम टाइम द वॉलिंग बिकेम लाउडर। जो वॉल्यूम थी वो बहुत ज्यादा लाउड हो जाती है। व्हेन ही शो आउटसाइड द विंडो, जब उसने बाहर देखा, ही फाउंड अ फीमेल घोस्ट विद अ फोर्टेस इन इट्स आर्म। उसने देखा कि बाहर एक ऐसी छाया है, एक ऐसा क्लाउड है जो ऐसा लग रहा है कि एक महिला हो और अपने हाथ में भ्रूण या बच्चा ले रखी हो। तो इससे वो डर गया, बहुत ज्यादा डर गया। लेकिन फिर उसने सोचा कि ये हो सकता है या ईश्वरान की कोई शरारत हो या फिर कोई इल्यूजन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे बच्चों आपके, ओके। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। अब ये क्वेश्चन आपकी जो बिहाई वाली बुक है उसके चैप्टर पोयम से लिया गया। तो पहला क्वेश्चन क्या है? बेसिकली आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है और ये 6 नंबर का है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट वाज सिमिलैरिटीज बिटवीन द बिहेवियर ऑफ डॉक्टर एंड दैट ऑफ द स्नेक। तो डॉक्टर और सांप के व्यवहार में क्या क्या समानता है? तो बहुत समानता है। कैसे? ध्यान से देखना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, द डॉक्टर एंड द स्नेक हैड मैनी सिमिलरिटीज। कैसे? दिस इज क्लियरली शीन इन द डॉक्टर्स टू डिसीजन। ये बात डॉक्टर के जो 2 निर्णय थे इसमें देखी जा सकती है। कौन कौन से? विच वर, सबसे पहला, शेव डेली एंड ग्रो मॉस्ट एज ए वेल कीप एंड चार्मिंग स्माइल ऑन हिज फेस टू लुक हैंडसम। सबसे पहले उसने क्या डिसीजन लिया था कि वो डेली शेव करेगा और अपनी मूंछों को लंबा करेगा, और दूसरा वो अपने चेहरे पे एक स्माइल रखेगा। द स्नेक एंजॉयड लुकिंग क्लोजली एट हिज रिफ्लेक्शन। और साथ ही जो सांप था वो जब शीशे में खड़ा हुआ था, मतलब शीशे में जब देख रहा था, तो वो अपने ही रिफ्लेक्शन को देख के बहुत ज्यादा अपने आप को एंजॉय कर रहा था। द डॉक्टर शो द स्नेक लुकिंग इन द मिरर, ही थॉट दैट। जब डॉक्टर ने देखा कि सांप अपने आप को शीशे में देख रहा है, तो डॉक्टर ने ये सोचा शायद से ही टू वाज एडमायरिंग हिज ब्यूटी और ट्राइंग टू मेक सम इंपॉर्टेंट डिसीजन लाइक हिम। वो कहता है कि हो सकता है कि सांप भी अपनी ब्यूटी को जो है एडमायर कर रहा हो, और हो सकता है मेरी तरह वो भी डिसीजन लेना हो। बट बोथ दीज डिसीजंस वर ए ट्राइवल एज ए डॉक्टर्स डिसीजन टू शेप डेली एंड कीप अ थिन मॉइस्ट। लेकिन दोनों के ही डिसीजन ये थे, मतलब दोनों के जो डिसीजन थे वो थोड़े अलग अलग भी हो सकते थे, लेकिन डिसीजन लिए दोनों ने। जस्ट एज ए डॉक्टर वाज सो ऑब्सेस्ड विद हिज ब्यूटी दैट ही गॉट इनटू ट्रबल। दैट मीन्स कि क्या नाम था उसका, जिस तरह डॉक्टर अपनी खूबसूरती के पीछे इतना पागल था, इसीलिए वो मुसीबत में पड़ गया। कैसे? द स्नेक टू वाज सो फैसिनेटेड विद हिज ब्यूटी। अब सांप जो था वो उसकी खूबसूरती के पीछे इतना पागल हो गया दैट ही लेफ्ट हिज प्रे टू गेट अ बेटर लुक एट हिमसेल्फ इन दी मिरर। उसने कहा कि मुझे शीशे में अगर अच्छा दिखना है तो वो जो है उसके हाथ में जाके लिपट गया। इन दिस वे both the doctor and the snake showed the tendency of narcissism। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर था। ओके बच्चों, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया आंसर, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा 15, और ये क्वेश्चन वैसे तो आई थिंक मैं आपको पहले करवा चुका हूँ क्या? नहीं, ये वाला नहीं करवाया। क्वेश्चन क्या है? वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947 एंड Why was the event is historic? तो 15 अगस्त 1947 को हिस्टोरिक इवेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि आज़ादी मिली थी। एंड वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट ए शहनाई इन स्कूल ऑफ यूएसए। ठीक है, तो यूएसए वाले स्कूल में इन्होंने क्यों बजाने से मना कर दिया, वहाँ क्यों जाने से मना कर दिया? तो सबसे पहली बात, ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान प्लेड दिस शहनाई एट दी रेड फोर्ट। लाल किले पे उसने शहनाई बजाई थी। एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन
टू ग्रीट द नेशन विद हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से पूरे देश को ग्रीट करने का, सम्मानित करने का सबसे पहला मौका बिस्मिल्लाह खान को मिला। दिस इवेंट वाज हिस्टोरिक, ये इवेंट बहुत हिस्टोरिक था, बिकॉज वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन दैट डे, हमें आज़ादी मिली थी इस दिन। ही स्पोक हिज हार्ट आउट इन प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इंक्लूडिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ साथ जितने भी वहाँ पे बड़े बड़े लोग थे, इन सभी के सामने इसने अपने दिल से गायन किया। ही रिफ्यूज टू ओपन अ सैनई स्कूल इन अमेरिका, उन्होंने अमेरिका के स्कूल में सैने बजाने से मना किया। बिकॉज ही नेवर वांटेड टू लीव इंडिया, वो कभी भी भारत को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वो भारत को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और जब कभी वो बाहर जाते किसी कारणवश तो हमेशा हिंदुस्तान को मिस करते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए वो यूएसए में उन्होंने कहा कि हम नहीं बजाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर आपका जो 12 था ये समझ गए होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इसमें 2 क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, देखो 13 में ये आपकी मूवमेंट्स वाली किताब से, दोनों में से आपको कोई एक करना है और 6 नंबर का। पहला क्वेश्चन है, डिफिकल्ट सिचुएशंस मार्क द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन क्वालिटीज इन अस, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। यानी कि कठिन परिस्थितियों में हमारे अंदर में बहुत से गुण के जो विकास होते हैं वो होते हैं, और इसका संकेत भी मिलता है। तो आपको इसको द लॉस्ट चाइल्ड के बारे में समझाना है। ठीक है, वेट अ मिनट, हाँ ये रहा, इसका आंसर बी पे आ गया है। चलिए कोई बात नहीं, देखिए क्या कहा गया है कि डिफिकल्टी सिचुएशन मार्क द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन क्वालिटीज इन अस, यानी कि कठिन परिस्थितियां हमारे अंदर हमेशा कुछ ना कुछ विकास को करके जाती हैं। वी नीड टू डेवलप वैल्यूज सच एज करेज, फेथ एंड टॉलरेंस इन आवरसेल्फ। हमें अपने अंदर साहस, विश्वास और सहनशीलता, ऐसे जो मूल्य हैं इन्हें विकसित करना चाहिए। बिफोर दिस सेपरेशन, अलग होने से पहले, द चाइल्ड वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड एट द फेयर। जब वो अपने मम्मी पापा के साथ में होता है बच्चा, तो बहुत ही ज्यादा हैप्पी होता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है मेले के लिए। ही वॉज फैसिनेटेड बाय ऑल थिंग्स डिस्प्लेड एट द स्टॉल। जब वो स्टॉल पे देखता है टॉयस हो गई, ठीक है, जैसे कि टॉयस की हो गई, स्वीट्स हो गई, फ्लावर्स की हो गई, तो बहुत ज़्यादा वो उसे अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, और वो चाहता है कि उसे वो मिल जाए, मिठाई वगैरह टॉयस मिल जाए, लेकिन उसके मम्मी पापा मना कर देते हैं। ठीक है, बट आफ्टर दिस सेपरेशन द बॉय जस्ट वांटेड टू विद हिज पेरेंट्स। जब वो अलग हो जाता है तब उसके लिए जो चीज़ें उसे पहले पसंद थी, अगर वो दिलाई जाए, जो कि दिला रहा था, जिसे जो बच्चा मिला था ना उसे वो दिला रहा था, लेकिन उसने कहा कि मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा से मिलवा दो। ठीक है, व्हेन अदर पर्सन ऑफर्ड टू बाय हिम स्वीट्स ही रिफ्यूज, मना कर दिया उससे मिठाई खाने से, क्योंकि ही सेड दैट ही ओनली नीडेड हिज पेरेंट्स। ठीक है, उसे कहा कि मुझे बस मेरे मम्मी पापा चाहिए। ही ऑफर्ड हिम ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट द चाइल्ड वांटेड बिफोर गॉट लॉस्ट। उस व्यक्ति ने उस बच्चे को कहा कि तुझे जो चाहिए तो सब कुछ ले सकता है। ठीक है, लेकिन द चाइल्ड वाज नॉट इंटरेस्टेड इन इट, ओनली वांटेड हिज पेरेंट्स। सो वी कैन सी हाउ सर्टेन क्वालिटीज डेवलप इन डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इस सिचुएशन से क्या पता चला कि बच्चे के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी पापा को चाहता है, प्यार करता है। द चाइल्ड लॉस्ट इंटरेस्ट ऑल मेटलिस्टिक थिंग्स एंड स्टार्टेड वैल्यूइंग द प्रेजेंस ऑफ हिज पेरेंट्स। उसने जितनी भी मेटलिस्टिक थिंग्स थी इनको त्यागा और अपनी मम्मी पापा को वैल्यू किया। तो इससे पता चलता है कि वो अपनी मम्मी पापा से कितना प्यार करता है। ठीक है, छोटा है फिर भी। ओके, अब इसी के सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों, जो कि बहुत अच्छा है। ईश्वरान वाज ए मास्टर स्टोरी टेलर, यानी कि ईश्वरान एक बहुत ही कुशल कहानीकार है। डिस्क्राइब हिज अमेजिंग कैपेसिटी ऑफ नरेटिंग स्टोरीज एंड अनोक्टियस। कहानियां और किस्से सुनाने की उसकी जो अद्भुत क्षमता है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो आओ बच्चों वर्णन करते हैं अच्छे तरीके से। देखो क्या कहा गया है, ईश्वरान इज फैसिनेटिंग स्टोरी टेलर हु कैन वेव एंडलेस स्टोरी एंड टेल्स। ईश्वरान एक बहुत ही आकर्षक कहानीकार है जो कि ऐसी कहानियां, ऐसे किस्से बुनता है जिनका कोई अंत ही नहीं होता है। He acquired this talent while reading तमिल थ्रिल्स। उसने तमिल थ्रिल्स को पढ़कर इस टैलेंट को एक्वायर किया है, प्राप्त किया है। He would read them novels every day after lunch and narrate them
टू हिज मास्टर इन हिज स्पेयर टाइम। तो जब लंच टाइम होता है, उसके पास कोई काम नहीं होता है, तो वो उस टाइम पे नॉवेल्स को पढ़ता, ठीक है, और इसका जो मालिक था महेंद्र, उसको इसके बारे में समझाता। He would always add mystery and suspense to even the smallest event and could create countless stories on various subjects. वो एक छोटी से छोटी स्टोरी को भी मिस्ट्री और सरप्राइज के साथ में जब एंड करता है तो वो काउंटलेस स्टोरीज को जनरेट कर पाता है। He would use facial and body gesture to add interest to the story. वो अपने बॉडी जेस्चर, हाथों को हिला के, सर को हिला के, सर पे चेहरे पे कुछ ऐसे हाव भाव ला के, गुस्से के, प्यार के, डर के, इससे उसकी स्टोरी में इंटरेस्ट और बढ़ता है। He would raise his eyebrows, wave his hands and jump around imitating the characters in his story. वो अपनी आईब्रोज को ऊपर करता, अपने हाथों को इधर उधर करता, कभी उछल कूद के इधर जाता, इससे वो अपनी स्टोरी के कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर पाता। He would narrate the story in installments of deliberately leave it incomplete in the middle. वह किस्तों में अपनी कहानी सुनाता और बीच में जानबूझकर अधूरा छोड़ देता। अधूरा छोड़ने पर क्या होता, ऑन कमिंग बैक, जब वो वापस आता, he would not pick it up immediately until reminded by his listener. वो वापस आने पर तुरंत कहानी नहीं कहता जब तक उसके श्रोता ये याद नहीं दिलाते कि कहानी कहाँ पे रुकी थी, ठीक है। He would narrate a new story every day and fill it with thrill. वो डेली एक नई स्टोरी बनाता और थ्रिल के साथ में। Away and suspense, thus entertaining महेंद्र like television does. जिस प्रकार से महेंद्र को एक टेलीविजन बेसिकली एंटरटेन करता था, वैसे ही ईश्वरान की कहानियाँ, सरप्राइज और जो मिस्ट्री थी इसके साथ में उसे बहुत ज़्यादा एंटरटेन करते थे। ओके, तो ये हो गया बच्चे आपको क्वेश्चन नंबर 13। अब सारे बच्चे एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो आप कि आपको ये जो मैंने सैंपल क्वेश्चन नंबर पेपर 5 समझाया है कि आपको समझ में आया या नहीं। फटाफट से सारे बच्चे बताओ यस सर अगर समझ में आ गया है, और नहीं आया है तो बताओ, ठीक है। बाकी आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूँगा, आपने अगर हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पिछली वीडियोस को जरूर देखना, उसमें आपको मैंने बहुत ही बढ़िया बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रखे हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10th में पेपर नंबर जो 4th है उसके ये हमारे सारे क्वेश्चंस हैं, और इन सभी क्वेश्चंस की आप तैयारी करके जाना, अभी अभी पढ़ लेना चाहे तो इनको। और भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवा रखे हैं, ठीक है। जैसे कि वेट फॉर अ मिनट, देखो ये क्वेश्चंस हैं, आप इनको भी रेडी कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके पेपर के लिए। ओके, इसके अलावा पिछले सबसे पहले पेपर ने ये सेकंड वाला है, तो ये हमारा सेकंड पेपर था, इसमें देखो मैंने आपको कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करवा रखे हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपकी बिहाइव वाले बुक के हैं। ओके, किसकी हैं? बिहाइव वाले बुक के। अब बिहाइव की बुक से ही आपके 6 नंबर के कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ये 2 क्वेश्चन थे आपके 6 नंबर के, आप इनको जरूर से याद करके जाना बच्चों, ठीक है। इसमें भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रहे बच्चों 2 आपके क्वेश्चंस। ओके, और भी दिखाता हूँ आपको अभी। हाँ ये रहे, ठीक है, ये रहे आपके 2 क्वेश्चन, तो इनको रेडी करके जाना। उसके अलावा फिर हमारी जो तीसरी बुक थी, तीसरी सेकंड बुक है बेसिकली, क्या नाम है, मूवमेंट्स, तो उसके देखो ये क्वेश्चंस मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखे हैं 3 नंबर में, और ये क्वेश्चन भी बता रखे देखो बच्चों पिछली वीडियो में 4 बताए हैं, 1 की 2 3 की जगह, ठीक है। फिर आपको ये क्वेश्चन बता रखे मैंने, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। फिर इसी के मैंने 6 नंबर के क्वेश्चन आपको बता रखे हैं, ये देखो बच्चों, ठीक है, ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। और भी आपको बताए हुए हैं, ये देखो 2 क्वेश्चन आपके ये वाले हो गए, और 2 क्वेश्चन आपके ये वाले हो गए, ठीक है ना। तो ऐसे करके मेरी तरफ से तो भाई मैंने आपकी तैयारी पूरी करवा दी है, ठीक है। ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों इस तरह से आप सभी ने मेरे साथ मिलके आज की इस वीडियो में क्लास 9th का आपका इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए जो 5वां हमारा सैंपल पेपर है इसको पूरा समझ लिया है, फिर चाहे वो सेक्शन ए हो, बी हो या फिर सी हो, ठीक है। अब आप सभी बच्चे एक बार ईमानदारी से मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि आपको मैंने सेक्शन नंबर सी के ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक है, क्या आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए, जिससे कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको मदद मिली हो, है ना। तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ, मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं
कि मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरे जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिए हैं आपको अच्छे से समझाने के लिए, आंसर जैसे राइट किया है मैंने ह्यूमन नेचर ही, क्या आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ये सब, है ना, ताकि आगे चल के आपके जो ऑल सब्जेक्ट हैं हम उन पे भी यही तरीका अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे अपना फीडबैक मुझे जरूर देना कि सर आपने क्वेश्चन समझाए थे इस तरीके से, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, बाकी आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो देखो आप सभी का केवल एक लाइक, ठीक है, केवल एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसे ही और भी मेहनत करते रहने के लिए। ठीक है, लाइक जरूर करना बच्चों, शेयर कीजिएगा अपने सभी क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को। कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे मुझे जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी आप मुझे चाहो तो इंस्टा पे फॉलो कर लेना। ठीक है, और 9वीं क्लास के इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ और अपडेट लेने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना बच्चों। टेलीग्राम पे जो हमारा ग्रुप है ना 9वीं क्लास का, उसको जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, और एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों को आपके 9th क्लास के इंग्लिश के मिड टर्म के एग्जाम के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, बेस्ट विशेष है आपके साथ में मेरी, और तैयारी तो हमने करवाई दी ऑलरेडी आपकी अच्छी। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तैयारी करते रहिएगा, जो क्वेश्चन पेपर, जो भी आपको सैंपल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं उसको ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।